बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो फिज़िक्स के ऊपर है। यूनिट 4 है 9th क्लास का, टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। आज हमने इसका लेक्चर नंबर 10 करना है। आज की वीडियो में मैं यूनिट नंबर 4 के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो करवाऊंगा, इसलिए आप लोगों ने मेरी वीडियो जो है वो कंप्लीट देखनी है। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन 4.1 है, जो इसका पहला न्यूमेरिकल है, यूनिट 4 का जो पहला न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल 4.1, उसमें वो आपसे पूछ रहा है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। अब हमको वो कुछ फोर्सेस दे रहा है और कह रहा है कि इनका रिजल्टेंट फाइंड करें। तो देखिए, हमारे पास सबसे पहले वो दे रहा है 10 न्यूटन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, और सेकंड में वो दे रहा है 6 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस, और थर्ड में वो आपको दे रहा है 4 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक हो गया। अभी हमको वो तीन यहाँ पे फोर्सेस दे रहा है और कह रहा है कि इनका जो रिजल्टेंट है वो हमने निकालना है। तो ऑलरेडी जो है मैंने अपना जो मेरे लेक्चर्स थे, प्रीवियस लेक्चर्स थे चैप्टर के, इसी यूनिट के, उनके अंदर मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ कि रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। तो अभी भी जो है वो मैं करके बताता हूँ आपको। तो देखिए, हमारे पास ये एक एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस होता है हमारे पास, ये भी एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हमारे पास है वाई एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, इसको भी वाई एक्सिस। अभी देखिए, हमारे पास ये जो पॉइंट होता है ना, ये होता है 0, ठीक है। अभी ये सारे क्या हमारे पास एक्स एक्सिस यहाँ पे पॉजिटिव आते हैं, प्लस वाले एक्स एक्सिस होते हैं, यहाँ पे सारे नेगेटिव होते हैं इस साइड पे। ये हमारे पास वाई जो है वो पॉजिटिव आते हैं, ये हमारे पास वाई जो है वो नेगेटिव आते हैं नीचे। अभी देखें, सबसे पहले उसने कहा है 10 न्यूटन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास ये उसने कहा है कि हमारे पास जो है वो वाई फोर्स है, ठीक है, अलॉन्ग वाई एक्सिस वाली फोर्स है। ये तो होगी एक्स एक्सिस वाली फोर्स यहाँ पे, ये होगी हमारे पास वाई एक्सिस वाली, और ये होगी हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस वाली। नेगेटिव एक्स एक्सिस का क्या मतलब होता है कि रिवर्स, ठीक है। ये एक्स एक्सिस जा रहा है, इसके हमने इस तरफ जाना है। नेगेटिव मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन में, हमने एक्स एक्सिस के पॉजिटिव वाले के अपोजिट साइड पे जाना है। तो हमने रिजल्टेंट फाइंड करना है। रिजल्टेंट होता है, ये हमारे पास पहली है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहली फोर्स है जो अलॉन्ग, ये देखिए हमारे पास 10 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। मैं अभी मजीद समझाता हूँ। और दूसरी हमारे पास है 6 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये ऊपर की तरफ। आपने जो है ना, मैंने आपको रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में पढ़ाया था कि कैसे जो है फोर्सेस ऐड करनी है। ये पहली फोर्स है, इस फोर्स का जो हेड है दूसरी फोर्स की टेल के साथ अटैच होगा। फिर तीसरी फोर्स है, तीसरी फोर्स का जो टेल है वो सेकंड फोर्स के हेड के साथ अटैच होगा। अब हमने रिजल्टेंट फाइंड करना है, वो पहली फोर्स के टेल और आखिरी फोर्स के हेड के साथ जो है वो मैंने अटैच करके, ये इस तरह, ये रिजल्टेंट है, हमने फाइंड करना। अब ये हमारे पास 10 न्यूटन फोर्स है, ये वाली जो फोर्स है, ये वाला जो एरो है, ये मेरे पास 10 न्यूटन का है, ये वाला एरो 6 न्यूटन का है, ये वाला एरो 4 न्यूटन का है। ये रिजल्टेंट फोर्स है जो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। हमारे पास जो है वो क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अगर आपको एग्जाम के अंदर जो है ना वो ग्राफ दिया होगा, ग्राफ के अंदर आपने फिर उसको बताना है कि ये आपने बाकायदा स्केल के साथ इसको जो है वो बनाना है, ठीक है। कि एक बॉक्स जो है इज इक्वल टू कितने न्यूटन आपने रखा होगा। अगर आपने एक बॉक्स 1 न्यूटन रखा हुआ है, ठीक हो गया, तो आपने जो है फिर 10 बॉक्सेस जो है वो इस एरो को बनाना है, ठीक हो गया। और ये आपने जो है वो 6 बॉक्सेस बनाने हैं, और ये आपने जो है वो 4 बॉक्सेस, ताकि इसको जो है वो इसकी लेंथ जो है वो बनानी है। इस तरीके से आपने इसको जो है वो करना है। अभी देखिए, हमारे पास इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सिंस वी नो, हमारे पास जो एफ एक्स होता है, ठीक है, और वो इज इक्वल टू होता है हमारे पास 10 - 4। अब एफ एक्स मैंने कैसे निकाला, 10 - 4 यहाँ से देखें, मैंने, ये हमारे पास एफ एक्स है, एफ एक्स की फोर्स है ना, ये गिवन है मेरे पास, ये कितनी है 10 न्यूटन, और ये जो मेरे पास गिवन है ये माइनस है, ये अगेंस्ट लगी हुई है इसके, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगी हुई इसके। तो इन दोनों का नेट जो है मेरे पास वो क्या होगा, एफ एक्स होगा। एफ एक्स मतलब हॉरिजेंटल मेरे पास जो कंपोनेंट होगा वो इन दोनों का नेट होगा। तो 10 न्यूटन - 4 न्यूटन करूंगा तो मेरे पास कितना आया, 6 न्यूटन आया। इस तरह मेरे पास जो एफ वाई होगा, जो मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट है, वो कितना उसने दिया हमको, 6 न्यूटन उसने खुद से दिया हुआ है। ये वर्टिकल कंपोनेंट उसने 6 न्यूटन दिया हुआ है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो एफ एक्स है वो हमने, ये टोटल हमारे पास 10 है, इसमें से ये 4 भी माइनस करनी है, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर लगी हुई है। तो हमारे पास कितना नेट आया, 6 न्यूटन, ये हमारे पास एफ एक्स भी आ गया। अभी देखिए, हमारे पास जो फोर्स होती है वो इक्वल टू होती है, हमने फार्मूला पढ़ा था अंडर रूट के अंदर, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, और इन दोनों का जो होल हमने क्या किया हुआ था, अंडर रूट लिया हुआ था। अब जस्ट मैंने यहाँ पे जो वैल्यूज पुट कर देनी, तो मेरे पास फोर्स इज इक्वल टू आ जाएगी अंडर रूट के अंदर 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो फोर्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगी, 36 प्लस 36, 6 का स्क्वायर होता है 36। तो फोर्स इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगी, 72 अंडर रूट, 36 प्लस 36 किया तो 72 अंडर रूट आता है। तो फोर्स इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगी, 72 का अंडर रूट लूंगा तो आती है 8.5 न्यूटन। ये इसका क्या हो जाएगा, फोर्स का आंसर हो जाएगा। लेकिन जब भी उसने आपको रिजल्टेंट फोर्स या रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहना है, तो आपने सिर्फ फोर्स नहीं निकालनी, आपने इसके साथ जो है इसका एंगल भी निकालना है, थीटा भी निकालना है आपने। तो मेरे पास देखिए, मेरे पास एक फार्मूला होता है टेंजेंट थीटा, वो इक्वल टू होता है हमारे पास हाइट डिवाइडेड बाई हमारे पास होता है बेस।
ये जो एंगल है ना यहाँ पे, ये हमने फाइंड करना है कि ये रेजोल्यूशन फोर्स जो है, ये रिजल्टेंट फोर्स जो है, ये किस एंगल के साथ जो है वो लग रही है। तो हमारे पास देखें हाइट गिवन है, ये हमारे पास हाइट गिवन है, और ये हमारे पास बेस गिवन है नीचे, ठीक है। इन दोनों को लगाकर हमने क्या करना है, इसका टेंजेंट जो है वो फाइंड करना है। तो देखें तो हाइट जो है वो मेरे पास गिवन है एफ वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ वाई डिवाइडेड बाई बेस मेरे पास है एफ एक्स यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए मेरे पास जो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो टेंजेंट इन्वर्स मल्टीप्लाई बाई एफ वाई की जगह पे वैल्यू लिख दूंगा 6 डिवाइडेड बाई 6। तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1। तो टेंजेंट इनवर्स 1 जो होता है अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो उसका आंसर आता है 45। तो इसका मतलब है इसका एंगल कितना आ गया 45। तो इसकी जो फोर्स है, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 8.5 न्यूटन की है, और ये कितना एंगल बना रही है, ये 45 डिग्री एंगल बना रही है विद एक्स एक्सिस। ठीक हो गया, ये एक्स एक्सिस है ना, इसके साथ इसका ये जो एंगल बन रहा है ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस तरीके से आपने इसको करना है। लेकिन अगर आप इसको ग्राफ पेपर के ऊपर कर रहे होंगे तो फिर आपने उसको जो है वो इधर ग्राफ के ऊपर जो है वो बना के दिखानी इसकी स्केल, ठीक है, कि कितना स्केल आप जो है वो यूज़ कर रहे हैं। अलॉन्ग एक्स एक्सिस आप कितना यूज़ कर रहे हैं, अलॉन्ग वाई एक्सिस आप कितना यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मैंने तो डायरेक्ट बनाया इसलिए, लेकिन अगर आप पेपर के ऊपर बनाएंगे तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 4.2 है वो कर लेते हैं। यूनिट नंबर 4 के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, उसमें वो कह रहा है फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एक्स एक्सिस। तो देखिए मेरे पास इसमें जो है ना, मैंने आपको परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो हैं वो कैसे फाइंड किए जाते हैं मैंने ऑलरेडी जो मेरा लेक्चर नंबर 2 है यूनिट 4 का उसके अंदर ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी जो है वो यहाँ पे भी करवाऊंगा। तो इसके आंसर में देखें हमारे पास ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये होता है हमारे पास एक्स एक्सिस दोनों तरफ, ये होता है हमारे पास वाई एक्सिस, इसको ऐसे आपने लिखना है, ये होता है हमारे पास ओ पॉइंट, ये एक हमारे पास जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट वाली लाइन है, ठीक हो गया। और ये हमारे पास होता है जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारे पास आता है वो होता है, इसको बोलते हैं एफ एक्स, इसको बोलते हैं एफ वाई, और ये हमारे पास जो है वो थीटा बनता है, यहाँ पे एंगल बनता है। अब उसने कहा है कि ये कितना है 30 डिग्री का, यहाँ पे 30 डिग्री एंगल जो है वो बन रहा है, उसने खुद कहा है यहाँ पे 30 डिग्री, और ये फोर्स उसने दी हुई है मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री अ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स 50 न्यूटन। ये हमारे पास जो फोर्स है ये गिवन है, ये हमारे पास जो फोर्स है ये गिवन है, ये कितनी है 50 न्यूटन की है। इस फोर्स के वो क्या कह रहा है परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड करें, मतलब एफ एक्स और एफ वाई जो है वो फाइंड करें। ये हमारे पास है 50 न्यूटन की जो है वो फोर्स हमारे पास गिवन है, और हमने क्या फाइंड करना है एफ एक्स और एफ वाई जो है वो फाइंड करना है। देखो हमारे पास मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया था वहाँ पे मेरा लेक्चर नंबर 2 के अंदर जो कॉस थीटा होता है वो इक्वल टू होता है हमारे पास बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। अब हमारे पास देखें तो बेस है एफ एक्स और हाइपोटेनियस कितना है 50 न्यूटन, तो इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ। 50 न्यूटन बेसिकली क्या हमारे पास फोर्स है जो जिसको हमने डिवाइड किया हुआ है एफ एक्स और एफ वाई के अंदर। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है, एफ एक्स फाइंड करना है, तो फोर्स दूसरी तरफ जाके कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मेरे पास जो एफ एक्स है वो इक्वल टू क्या आ जाएगा एफ डॉट कॉस थीटा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा फोर्स कितनी है 50 मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा कितना है मेरे पास 30 डिग्री, तो कॉस 30। तो एफ एक्स इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा 50 ब्रैकेट के अंदर 0.866 जो कॉस 30 होता है आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो आता है 0.866। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 50 के साथ, तो मेरे पास जो एफ एक्स है वो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 43.3 न्यूटन। ये हमारे पास एफ एक्स का जो है वो आंसर आया। उसने हमको परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बोला है, मतलब एफ एक्स भी फाइंड करना है और एफ वाई भी फाइंड करना है इस फोर्स का जो कि 50 न्यूटन फोर्स है, और ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है। अभी देखें सिमिलरली हमारे पास जो है वो फार्मूला होता है साइन थीटा का। साइन थीटा का फार्मूला इज इक्वल टू होता है हमारे पास हाइट डिवाइडेड बाई होता है हमारे पास हाइपोटेनियस। हाइट हमारे पास क्या है, अभी देखिए हमारे पास एफ वाई हमारे पास हाइट है, और हाइपोटेनियस हमारे पास जो है वो फोर्स है जो 50 न्यूटन हमारे पास। तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ। यहाँ से एफ वाई मैंने फाइंड करना है, तो एफ दूसरी तरफ जाके साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ वाई इज इक्वल टू मेरे पास बन जाएगा एफ डॉट साइन थीटा। यहाँ पे देखिए मेरे पास जो एफ वाई है वो इज इक्वल टू आ जाएगा, एफ की जगह मैं 50 लिख दूंगा और साइन 30 हो जाएगा मेरे पास। अब देखिए मेरे पास जो एफ वाई है वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 न्यूटन। यहाँ पे जो मेरे पास साइन 30 है उसकी वैल्यू होती है 0.5। जब आप कैलकुलेटर से साइन 30 करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 0.5। तो 0.5 को जब मैंने 50 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 25 न्यूटन। तो ये मेरे पास क्या आएगी एफ वाई की जो है वो वैल्यू आ गई, ठीक है। तो मेरे पास जो फोर्स है 50 न्यूटन की उसको मैंने दो कंपोनेंट्स में जो है वो डिवाइड किया, दो कंपोनेंट्स उसके फाइंड किए। एफ एक्स जो उसका ओरिजेंटल कंपोनेंट है वो है 43.3 न्यूटन, और एफ वाई जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो है 25 न्यूटन। अब इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 4.3, उसमें आपसे पूछ रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स इफ इट्स एक्स कंपोनेंट इज 12 न्यूटन एंड वाई कंपोनेंट इज 5 न्यूटन। अब आपको वो एफ एक्स और एफ वाई जो है वो दे रहा है, और आपको जो है वो फोर्स फाइंड करने के लिए बोल रहा है, और इसकी डायरेक्शन भी फाइंड करने के लिए बोल रहा है। दो चीज़ें आपको जो है वो आपसे पूछ रहा है कि आपने फाइंड करनी है।
तो उसका आंसर में देखें हमारे पास ये वही एक्स एक्सिस, हमारे पास ये हमारे पास जो है वाई एक्सिस, ये भी वाई एक्सिस, ये हमारे पास 0। अब हमको उसने एक्स कंपोनेंट दे दिया, वो कितना है 12 न्यूटन। एक्स कंपोनेंट होता है ये वाली जो एरो होता है ना, ये वाली जो लाइन होती है, ये एक्स कंपोनेंट होता है। वाई कंपोनेंट होता है ये ऊपर वाली जो लाइन होती है, ये होता है वाई कंपोनेंट। अब देखिए हमारे पास ये फोर्स जो है उसने हमको फाइंड करने के लिए बोला है। अब उसने फोर्स फाइंड करने के लिए बोला है, कंपोनेंट्स उसने खुद दे दिए हैं। तो ये मेरे पास एफ एक्स उसने दिया है 12 न्यूटन, एफ वाई उसने दिया है 5 न्यूटन, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो थीटा हमने फाइंड करना है। उसने कहा ना डायरेक्शन हमने जो है वो फाइंड करनी है। ये फोर्स जो हमने फाइंड करनी है, मतलब हमने रिजल्टेंट फोर्स जो है वो फाइंड करनी है, हमने जो एंगल है वो फाइंड करना है। एक्स कंपोनेंट हमारे पास जो एफ एक्स होता है वो उसने दिया हुआ है, एफ वाई कंपोनेंट उसने हमको दिया हुआ है। तो हमारे पास सिमिलर वही फार्मूले जो हम लगेंगे। अब देखें हमारे पास जो फोर्स होती है वो इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया कि फोर्स अभी जो हमने पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल किया उसके अंदर हमने फोर्स का फार्मूला पढ़ा था, वो अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर हमने पढ़ा था। एफ एक्स भी है मेरे पास, एफ वाई भी है मेरे पास, तो जस्ट वैल्यू लगा दूंगा तो मेरे पास फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो फोर्स इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगी अंडर रूट 144 प्लस 25। 12 का स्क्वायर लूंगा तो 144 आता है, 5 का स्क्वायर लूंगा तो 25 आता है। तो मेरे पास जो फोर्स है वो इज इक्वल टू आ जाएगी अंडर रूट 169। 144 प्लस 25 करूंगा तो 169। तो फोर्स इज इक्वल टू आ गई 169 अंडर रूट होता है 13 का, तो फोर्स का आंसर आ गया 13। इसका मतलब है जो फोर्स लग रही है, जो उसकी रिजल्टेंट फोर्स है वो कितनी है, 13 न्यूटन है इन दो कंपोनेंट्स की, एफ एक्स और एफ वाई कंपोनेंट्स की। अब हमने फाइंड करना है डायरेक्शन उसकी, थीटा उसका। अब देखिए मेरे पास हमको मालूम है जो टेंजेंट थीटा होता है वो इक्वल टू होता है हमारे पास क्या, हाइट डिवाइडेड बाई बेस होता है, क्योंकि हमारे पास हाइट गिवन है और हमारे पास बेस गिवन है, तो इसलिए हम टेंजेंट थीटा जो है वो लगाएंगे। तो इज इक्वल टू हमारे पास हाइट देखें तो वो आती है एफ वाई डिवाइडेड बाई बेस हमारे पास है एफ एक्स। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर मेरे पास एफ वाई क्या है 5 डिवाइडेड बाई एफ एक्स मेरे पास क्या है 12। तो देखें इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 5/12 करूँगा तो मेरे पास आता है 0.41, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाई 12 करूंगा तो 0.41 आंसर आता है। तो टेंजेंट इनवर्स लेना हमने 0.41 का, तो थीटा हमारे पास क्या आएगा, अगर हम टेंजेंट इनवर्स 0.41 करेंगे तो वो आता है 22.6 डिग्री। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये 22.6 डिग्री क्या है हमारे पास, अलोंग द एक्स एक्सिस हमारे पास जो है वो फोर्स जो है वो कर रही है, 22.6 डिग्री का एंगल जो है वो बना रही है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपने जो है इसको सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो एक्सरसाइज इस यूनिट 4 की एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल क्वेश्चन में 4.4 है, उसमें मैं आपसे पूछ रहा है अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ स्पैनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर फ्रॉम अ नट, फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस बाय अ फोर्स। ये तो इजी था है, ठीक है। देखिए उसने हमको फोर्स दे दी है और हमको डिस्टेंस दे दिया, टार्क जो है वो फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो हमारे पास गिवन डाटा में फोर्स इज इक्वल टू कितनी है 100 न्यूटन, और लेंथ हमारे पास जो गिवन है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। इसको डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो हमारे पास 0.1 मीटर आंसर आता है। ठीक हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने टार्क जो है वो फाइंड करना है। बड़ा इजी सा है हमारे पास। देखिए हमको मालूम है जो टार्क है वो इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू लेंथ। तो टार्क हमने फाइंड करना है इक्वल टू फोर्स है 100 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय लेंथ है 0.1, तो टार्क हमारे पास आ जाएगा कितना आया 10 न्यूटन मीटर हमारे पास जो है वो इसका टार्क आ गया, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा है, टार्क का फॉर्मूला आपने जस्ट इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट चलें, जो इसका न्यूमेरिकल 4.5 है वो कर लेते हैं। उसमें वैसे पूछ रहे हैं A force is acting on a body making an angle of 30 degree with horizontal. The horizontal component of the force is 20 Newton. Find the force. अब वो क्या कह रहा है आपसे, वो कह रहा है एक फोर्स है एक बॉडी के ऊपर लग रही है, वो एंगल बना रही है 30 डिग्री। किसके साथ एंगल बना रही है, हॉरिजॉन्टल के साथ, मतलब एक्स एक्सिस के साथ, एफ एक्स के साथ एंगल बना रही है 30 का। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसने दे दिया, एफ एक्स उसने आपको दे दिया, वो कितना है 20 न्यूटन। वो कह रहा है कि वो फोर्स जो है वो आपने जो है वो फाइंड करनी है। हमारे पास जो है वो एक्स एक्सिस है, यहाँ पे ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास O है, ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है, ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है, मतलब हमने ऐसे डायग्राम बनानी है। ये हमारे पास होता है एफ एक्स, उसने दिया हमको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एफ एक्स जो होता है ना उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बोलते हैं, आपने याद रखना है। और जो एफ वाई होता है उसको वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं। एफ एक्स उसने हमको दिया 20 न्यूटन का। ये एंगल जो है थीटा जो है ये 30 डिग्री उसने हमको दे दिया। उसने कहा है कि मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि वो एफ एक्स के साथ जो है वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है वो फोर्स। ये फोर्स हमने जो है वो फाइंड करनी है। ठीक हो गया। तो अब देखिए हमारे पास हमको मालूम है कि जो कॉस थीटा होता है वो इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास उसका फार्मूला होता है बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। जो कॉस थीटा होता है उसका फार्मूला होता है बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। ये आपने फार्मूले याद रखने हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके होता है, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, और साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है। तो फिर आपको ये जो है वो सारे जो
न्यूमेरिकल्स हैं वो इजी हो जाएंगे। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होता है बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, क्योंकि इसके अंदर देखें हमारे पास बेस गिवन है, हाइप जो हमने फाइंड करनी है, इसलिए हम लोग जो है कॉस थीटा का फार्मूला लगाएंगे, टेंजेंट का या साइन का जो फार्मूला हम लोग नहीं लगाएंगे। तो देखें यहाँ पे हमारे पास इज इक्वल टू बेस हमारे पास क्या है एफ एक्स डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस क्या है एफ, हमने एफ फाइंड करनी है, फोर्स, उसने यही कहा है ना फोर्स फाइंड करनी है। तो एफ इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा, अब देखें एफ एक्स जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके क्या, सॉरी जो कॉस थीटा है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब मैंने इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, एफ को मैं उधर लेके गया हूँ, कॉस थीटा को इधर लेके गया हूँ, कॉस थीटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास बन जाएगा एफ एक्स डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब यहाँ पे मैंने वैल्यूज लगा देनी है, तो मेरे पास एफ इज इक्वल टू आ जाएगा एफ एक्स की जगह पर 20 डिवाइडेड बाई कॉस 30 लगाऊंगा, क्योंकि एंगल जो है वो कितना है 30 डिग्री हमारे पास गिवन है। तो एफ इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 20 डिवाइडेड बाई कॉस 30 आता है 0.866। कैलकुलेटर से जब आप कॉस 30 करेंगे तो आपके पास आएगा 0.866। तो एफ हमारे पास जो है वो इक्वल टू क्या आ जाएगी 20 डिवाइडेड बाई 0.866 करूँगा तो मेरे पास आता है 23.1 न्यूटन। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने निकालना है, अपने पास याद रखना है कि आपके पास बेस गिवन है और हाइपोटेन्यूज आपने फाइंड करनी है, थीटा गिवन है, तो आपने साइन लगाना है, कॉस लगाना है, कि टेंजेंट लगाना है। तो आप ऑफकोर्स कॉस थीटा लगाएंगे क्योंकि उसका फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, और ये दोनों ही आपके क्वेश्चन के साथ जो है वो लिंक आ रही है। साइन थीटा या आप टेंजेंट थीटा जो है वो नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनके साथ हाइट भी जो है वो इन्वॉल्व होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट चलिए हमारे पास जो न्यूमेरिकल इसका 4.6 है वो कर लेते हैं। हमारे पास 4.6 उसमें पूछ रहा है द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज़ रेडियस 60 सेंटीमीटर, फाइंड द टार्क प्रोड्यूस बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन। अब आपको कह रहा है एक गाड़ी है, उसका स्टीयरिंग है, उसका रेडियस 60 मीटर है, ठीक है, कार का रेडियस, आपने वर्ड बड़ा नोट करना, उसने वर्ड यूज़ किया रेडियस 16 सेंटीमीटर का है, और जो टार्क प्रोड्यूस कर रहा है कपल, दोनों फोर्सेस, कपल होता है वो दोनों फोर्सेस का मिला के जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है वो है 50 न्यूटन। ठीक हो गया। फाइंड द टार्क, टार्क हमने वो प्रोड्यूस करना है जो कि अब प्रोड्यूस हो रहा है 50 न्यूटन की फोर्सेस। कपल का मतलब होता है कि दो फोर्सेस जो है वो अप्लाई हो रही हैं। टार्क हमने फाइंड करना है 50 न्यूटन फोर्सेस जो कपल हमारे पास है। देखिए हमारे पास ये स्टीयरिंग व्हील है, इसका ये एक फोर्स लग रही है, इसको बोलते हैं F1, फर्स्ट फोर्स लगा लें। ठीक हो गया। यहाँ पे दूसरी फोर्स लग रही है हमारे पास F2, ये हम जब हाथ रखते हैं ना, राइट हैंड हमारा जो है वो F1 की जगह पे आ रहा होता है और जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो F2 की जगह पे आ रहा होता है। हम जब स्टीयरिंग व्हील जो है वो टर्न करते हैं जिस डायरेक्शन में भी, यहाँ पे ये जो हमारा स्टीयरिंग व्हील है यहाँ पे इसका ये सेंटर पॉइंट है ये वाला। अभी देखें ये इसको जो है मैं A लेट कर लेता हूँ, इसको मैं B लेट कर लेता हूँ, ये दोनों फोर्सेस के जो पॉइंट्स हैं। अब इस फोर्स यहाँ पे जो लग रही है इसके इस सेंटर तक जो ये वाली मेरे पास फॉर एग्जांपल लाइन है, यहाँ से यहाँ तक ये मेरे पास फॉर एग्जांपल लाइन है, ये रेडियस है। ठीक है, ये उसने हमको दिया है 16 सेंटीमीटर, लेकिन कपल के लिए हमको ये पूरा चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी उसने हमको क्या दिया, 16 सेंटीमीटर दिया, मतलब B से O तक डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर। अभी देखें यहाँ पे मेरे पास जो टार्क ऑफ कपल होता है, जो कपल दोनों फोर्सेज का जो टार्क होगा, कंप्लीट टार्क होगा, वो इक्वल टू होगा टॉर्क ऑफ F1 प्लस टॉर्क ऑफ F2। मतलब दो फोर्सेज लग रही है ना, दोनों फोर्सेस का जो टार्क होगा उसको हम जब मिलाएंगे तो हमारे पास जो है वो कपल का टार्क आ जाएगा। मतलब जो कपल दोनों फोर्सेस का जो कंप्लीट टार्क होगा वो हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास देखें F1 वो इज इक्वल टू क्या है हमारे पास F2 के, विच इज कॉल्ड कपल फोर्सेज। हमारे पास F1 है, यहाँ पर जितनी फोर्स हम F1 इस डायरेक्शन में लगाएंगे उतनी फोर्स हमारे पास F2 में भी जो हम लोग है वो लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों फोर्सेज जो होती हैं वो सेम होती हैं। कपल के अंदर दोनों फोर्सेज उनका मैग्नीट्यूड जो होता है वो सेम होता है। ठीक हो गया, ऑल दो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। तो देखिए हमारे पास जो टार्क ऑफ कपल होगा वो इज इक्वल टू टार्क ऑफ F1 हमने लगाना है, वो हमारे पास होता है F इंटू OA। क्यों, देखिए हमारे पास सबसे पहले F1 का जो है वो टार्क हमने निकालना है। ये क्या होता है हमारे पास, लेंथ क्या है हमारे पास, ये लेंथ है हमारे पास, O से A ये जो हमारे पास लेंथ है ना, ये है मल्टीप्लाई बाय जितनी फोर्स हम अप्लाई करें। टार्क ये फार्मूला होता है ना, लेंथ इंटू फोर्स हमारे पास जो है वो फार्मूला होता है। प्लस टार्क ऑफ F2 भी क्या होगा हमारे पास, F इंटू OB, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस सेम है इसलिए उनको मैंने FF लिखा है ना कि F1 और F2 लिखा है मैंने करके। तो टार्क ऑफ कपल जो है वो मेरे पास क्या बन जाएगा, F कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया OA प्लस OB, दोनों में क्या कॉमन आया, F कॉमन आया तो अंदर मेरे पास रह गया OA प्लस OB। तो यहाँ पे जो टॉर्क ऑफ कपल है वो इक्वल टू हो जाएगा F इंटू AB। अब OA प्लस OB करें तो हमारे पास क्या आता है, ये देखिए हमारे पास OA प्लस हमारे पास जब OB करें तो ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास आता है ना, A से लेकर B तक, AB जो हमारे पास है। ठीक हो गया, ये हमारे पास गिवन है AB का हमारे पास। अब देखिए मेरे पास तो जो टार्क है ऑफ कपल वो इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, वो 50। और देखिए मेरे पास यहाँ पे मैंने क्या करना है, AB जो है मेरे पास, यहाँ पे देखें AB वो कितना है मेरे पास, 16 प्लस 16 क्या है मेरे पास सेंटीमीटर। तो आपको मैंने बताया कि जो इसकी होती है ना यूनिट वो 16
सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाई 100 करना है, लेकिन पहले मैंने ए बी निकालना है। ए बी मेरे पास क्या है, ये 16 + 16 है, क्योंकि 16 सेंटीमीटर उसका रेडियस है, मतलब ए से ओ तक जो डिस्टेंस है वो 16 है, इसमें ये भी 16 है, तो 16 + 16 करना है, फिर डिवाइडेड बाई 100 करना है। 100 क्यों करना है, उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो मेरे पास जो टॉर्क ऑफ कपल है वो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 0.32। जब 32 डिवाइडेड बाई 100 करूँगा तो 0.32 मेरे पास आता है। तो टॉर्क ऑफ कपल यहाँ से आ गया, 50 मल्टीप्लाई बाय 0.32 करूँगा तो मेरे पास आता है 16 न्यूटन मीटर। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने जो है वो इनका आंसर निकालना है। इस तरीके से आप लोगों ने ये टार्क है जो कपल का वो आपने निकालना है। इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास जो इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 4.7, इसी यूनिट का, यूनिट नंबर 4 का। उसमें आपसे पूछ रहा है A picture frame is hanging by 2 vertical strings. The tension in the strings are 3.8 Newton and 4.4 Newton. Find the weight of the picture frame. तो देखें बड़ा इजी सा है, ये भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये हमारे पास पिक्चर फ्रेम है और उस पिक्चर फ्रेम को हमने जो है वो, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ऊपर जो है वो हमने इसको हैंग किया हुआ है किसी चीज़ के साथ, ठीक हो गया। अब 2 स्ट्रिंग जो हमने यहाँ पे जो है लगाई हुई है, एक स्ट्रिंग ये लगाई हुई है, एक स्ट्रिंग ये लगाई हुई। आप क्या लेंगे, ऐसे जो रस्सी टाइप जो स्ट्रिंग, ठीक है, वो हमने लगाई हुई जो फ्लेक्सिबल होती है, जिसके अंदर थोड़ी सी लचक भी होती है, ये हमने जो है वो लगाई हुई है, ये वाली, ठीक हो गया। अब इसमें से जो टेंशन है एक स्ट्रिंग की वो 3.8 न्यूटन है और दूसरी स्ट्रिंग की 4.4 न्यूटन है हमारे पास जो है वो। देखें ये टेंशन होती है अपवर्ड, क्योंकि जो वेट ऑफ पिक्चर है, पिक्चर फ्रेम का जो वेट होगा वो एक्ट कर होगा डाउनवर्ड का। इसके अगेंस्ट जो टेंशन होगी स्ट्रिंग्स के अंदर वो इसके अगेंस्ट लगी होगी जो इक्वल होगी, तभी तो पिक्चर जो है हमारे पास हैंग की हुई है, पिक्चर होल्ड है एक जगह पे, वरना पिक्चर नीचे गिर जाएगी। ये हमारे पास है T1 और ये जो है वो टेंशन इन फर्स्ट स्ट्रिंग है हमारे पास। ये हमारे पास जो टेंशन है नेक्स्ट स्ट्रिंग की, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये हमारे पास T2 और ये क्या है हमारे पास टेंशन इन सेकंड स्ट्रिंग। ये पिक्चर फ्रेम है, इसका वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, ठीक होगा। ये वेट है जो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड की तरफ, जो वेट ऑफ फ्रेम है, ये अपने पास याद रखना है। तो जो टेंशन है T1 और T2 जो स्ट्रिंग की टेंशन है ये एक्ट कर रही है अपवर्ड, और जो वेट ऑफ पिक्चर फ्रेम होगा वो क्या कर होगा, एक्ट कर होगा डाउनवर्ड। अब देखें हमारे पास हमको मालूम है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन है उसका मतलब क्या है कि जितनी भी फोर्सेज एक सिस्टम के ऊपर अप्लाई हो रही होंगी उनका रिजल्टेंट 0 आना चाहिए हमारे पास। तो जो सिग्मा एफ है वो इक्वल टू होना चाहिए 0। अब यहाँ पे कितनी फोर्सेज अप्लाई हो रही है, यहाँ पे 3 फोर्सेज अप्लाई हो रही है, T1, T2 और W। T1 और T2 सेम डायरेक्शन में है, ये ऐड हो जाएंगी, लेकिन W अपोजिट डायरेक्शन में, इन दोनों के अगेंस्ट लगा हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो ये दोनों ऐड होकर ये माइनस होगा, तो आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है। ये इसका मतलब होगा, ठीक हो गया। जितनी मतलब इस डायरेक्शन में फोर्सेज लगी हुई हैं उतनी ही मैग्नीट्यूड की इस डायरेक्शन में जो फोर्सेज है वो लगी होनी चाहिए, तभी सिस्टम का ओवरऑल उसका जो कंडीशन है फर्स्ट कंडीशन मेट करेगी ना, ओवरऑल उसकी फोर्सेज 0 होंगी। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ T1 + T2 - W इज इक्वल टू 0, या आप इसको लिख सकते हैं T1 + T2 इज इक्वल टू W, क्योंकि जितनी ये टेंशन है इन स्ट्रिंग्स के अंदर उतना ही इसका वेट है, इसलिए तो ये पिक्चर फ्रेम जो है वो हैंग हुआ हुआ है। इन दोनों में से कोई भी जो है वो फोर्सेज जो है वो हैवी हो जाएंगी तो वो हमारा पिक्चर फ्रेम उस डायरेक्शन में चला जाएगा। मसलन अगर वेट इसका हैवी हो जाएगा पिक्चर फ्रेम का तो कंपेयर टू इन 2 टेंशन्स के, तो ये क्या कर जाएगा, फ्रेम जो है वो नीचे की तरफ गिर जाएगा, ये रस्सी जो है वो टूट जाएगी। इसलिए हमारे पास जो T1 + T2 दोनों क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन इसलिए दोनों ऐड हो रही हैं, और W क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन है इसलिए माइनस हो रहा है, ये सब जो है कंबाइन इज इक्वल टू 0 होना चाहिए हमारे पास। तो हमारे पास इसको जो है देखें हमारे W निकालना है, बेसिकली जो वेट है ना पिक्चर फ्रेम का वो हमने निकालना है। तो हमको देखें जो वेट है क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए वो हमने यहाँ पे माइनस किया हुआ है और इज इक्वल टू 0 किया हुआ हमारे पास। तो W इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, T1 + T2। ये W दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों इधर ही रहेंगी। तो W दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, प्लस, तो ये W हो गया इज इक्वल टू T1 + T2। बेसिकली वेट इज इक्वल टू है टेंशन 1 और टेंशन 2 के, तभी तो पिक्चर जो है वो हैंग हुई हुई है। तो यहाँ से W इज इक्वल टू देखें हमारे पास वैल्यू लगा दूंगा 3.8 + 4.4 उसने दी हुई है दोनों के टेंशन, तो मेरे पास W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8.2 न्यूटन, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी ये क्वेश्चन जो है वो है। अब इसके बाद नेक्स्ट चलिए हमारे पास जो न्यूमेरिकल इसका 4.8 है यूनिट नंबर 4 का, उसमें वहाँ से पूछ रहे हैं 2 blocks of masses 5 kg and 3 kg are suspended by 2 strings as shown. Find the tension in each string. देखिए हमारे पास ये एक ब्लॉक है 5 किलोग्राम वाला, ये हमारे पास ऊपर जिसके साथ हमने इनको सस्पेंड किया हुआ है, हैंग किया हुआ है, ये टेंशन है, स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग लगी हुई है 5 किलोग्राम वाला जो ब्लॉक है उसके साथ, ये दूसरी स्ट्रिंग लगी हुई है, इसके साथ ये छोटा जो है वो ब्लॉक लगा हुआ है 3 किलोग्राम वाला। अच्छा, अभी वो आपको कह रहा है कि इसकी टेंशन आपने फाइंड करनी है, इसकी भी टेंशन आपने फाइंड करनी है, ठीक हो गया। ये टेंशन है हमारे पास T1, ये हमने फाइंड करनी है जो टेंशन इन फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर है। ये
टेंशन हमने फाइंड करनी है जिसको T2 का नाम दे लेते हैं। ये हमारी टेंशन है सेकंड स्ट्रिंग के अंदर। अब देखिए हमारे पास ये वेट है फर्स्ट वाले ब्लॉक का M1G1, M1G कह लें, G1 लिख लें या M1G लिख लें, क्योंकि G तो दोनों ब्लॉक्स के अंदर कॉमन रहेगा। तो M1G ये वेट इसका डाउनवर्ड है, ठीक है, वेट ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, और इसका जो वेट है ये भी डाउनवर्ड है, इसको बोलेंगे M2G, ठीक है, या आप M2G2 भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, बाद में आपको कॉमन लेना पड़ेगा, लेकिन इजी रेफरेंस के लिए M1G और M2G जो है हमारे पास आ गया। तो इन दोनों का वेट जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और इनके जो टेंशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जो एक्ट कर रही है। अभी इन दोनों ब्लॉक्स की जो हमने जो स्ट्रिंग्स हैं T1 और T2 ये हमने फाइंड करनी है। तो ये वेट ऑफ सेकंड ब्लॉक हमारे पास, एक चीज़ आपने समझनी है तो आपको ये न्यूमेरिकल जो है वो इजीली समझ आ जाएगा। अभी ये देखिए ये ब्लॉक जो हमारे पास लगा हुआ है 3 किलोग्राम वाला, ये किस जो है वो रस्सी को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये किस रस्सी को इफेक्ट कर रहा है, ये इस रस्सी के ऊपर भी लोड डाल रहा है, इस रस्सी के ऊपर भी जो है वो लोड डाल रहा है, मतलब दोनों स्ट्रिंग्स के ऊपर ये जो है वो लोड डाल रहा है। ये वाला जो ब्लॉक लगा हुआ है ना 3 किलोग्राम वाला, ये दोनों के ऊपर लोड जो है वो डाल रहा है। लेकिन ये जो ब्लॉक लगा हुआ है, ठीक है, ये जो 5 किलोग्राम वाला ब्लॉक लगा हुआ है, ये सिर्फ इस रस्सी के ऊपर जो है वो, इस स्ट्रिंग के ऊपर जो है वो इफेक्ट कर रहा है, इसके ऊपर नहीं कर रहा क्योंकि ये ऑलरेडी उससे नीचे है, ठीक है, इसके ऊपर नहीं कर रहा, सिर्फ इसके ऊपर कर रहा है। इसका मतलब है जब हम इसकी टेंशन फाइंड करने लगेंगे, जब हम T2 फाइंड करने लगेंगे तो फिर सिर्फ हमने इस ब्लॉक को देखना है और हमारे पास टेंशन 2 आ जाएगी। लेकिन अगर हमने टेंशन 1 फाइंड करनी है, इस रस्सी की अगर हमने टेंशन फाइंड करनी है स्ट्रिंग की, तो हमने इस ब्लॉक को भी नज़र में रखना है, इस ब्लॉक को भी नज़र में रखना है, क्योंकि इस रस्सी ने इस ब्लॉक को भी होल्ड किया हुआ है, इस ब्लॉक को भी होल्ड किया हुआ है, ठीक हो गया। तो T2 के केस में, इसकी टेंशन की केस में सिर्फ हमने ये ब्लॉक देखना है, इस जो स्ट्रिंग है इसके टेंशन के केस में हमने ये ब्लॉक भी देखना है, ये ब्लॉक भी देखना है। तो देखिए सबसे पहले T2 फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि वो जो है हमारे पास सिर्फ इजी है और छोटा है। तो इज इक्वल टू हमारे पास होता है वेट, अब वेट ऑफ सेकंड ब्लॉक। अब टेंशन कैसे निकालनी है हमने, जो टेंशन इज इक्वल टू बेसिकली क्या होता है, वेट ऑफ सेकंड, वेट होता है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, जितनी टेंशन है, जितना इसका वेट है उतनी टेंशन है, इसलिए तो ये क्या हुआ हुआ है, हैंग हुआ हुआ है। तो टेंशन 2 इज इक्वल टू वेट ऑफ सेकंड ब्लॉक। तो टेंशन 2 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, वेट कितना है उसका M2G, तो मेरे पास आता है M2G। वेट आपने फाइंड करना है, किलोग्राम उसका मैस है, तो आपने मैस नहीं लिख देना। तो यहाँ पे T2 मेरे पास क्या आ जाएगा, M2 मेरे पास कितना है, M कितना है मेरे पास, M2 3, और G कितना होता है 10, तो आप लिखेंगे 3 × 10 सिंस G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी आपने साथ में लिखना है, ग्रेविटी की वैल्यू होती है। तो T2 मेरे पास आ गई, टेंशन कितनी आ गई 30 न्यूटन, और ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। T2 का आंसर है 30 न्यूटन। बेसिकली टेंशन वही होती है ना, जो अगर वो हैंग है तो उसका मतलब है जो उसका वेट होगा वही उसकी क्या होगी, टेंशन होगी। तो इसकी टेंशन सिर्फ ये वाला इसका वेट है, क्योंकि इसी को इसने क्या किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है। अब आ जाए T1 की तरफ, अब हमने टेंशन 1 फाइंड करनी है। तो टेंशन 1 जो होगी वो इक्वल टू क्या होगी, अब टेंशन 1 मैंने आपको बताया कि 2 ब्लॉक को होल्ड करके बैठी हुई है, एक इसको और एक इसको। इसका मतलब जो टेंशन 1 होगी वो इक्वल टू होगी हमारे पास W1 + W2, जो W1 है वो भी और W2 जो है वो भी, मतलब ब्लॉक जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसका वेट भी और नीचे वाले ब्लॉक का वेट भी। तो T1 हमारे पास इक्वल टू आ जाएगी, W1 क्या है मेरे पास M1G प्लस W2 क्या है मेरे पास M2G, दोनों का वेट। अब जो मेरे पास देखें T1 इज इक्वल टू G इसमें से कॉमन आ जाएगा, और जो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो मेरे पास जो है वो 5 × 10 और प्लस 3 × 10 इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप चाहें तो इन दोनों को कॉमन लेके G बाहर निकाल के तो ब्रैकेट के अंदर M1 + M2 करके उसको G के साथ मल्टीप्लाई करें, तो वैसे भी आप आंसर दे सकते हैं। तो T1 मेरे पास देखें इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 को 5 से करूँगा तो मेरे पास 50 आता है, 10 को 3 से करूँगा तो 30 आता है, दोनों को ऐड करूँगा 50 + 30, तो मेरे पास जो टेंशन 1 है वो इक्वल टू कितनी आई, 80 न्यूटन, और T1 मेरे पास है 80 न्यूटन। T1 क्योंकि ये वाली इस स्ट्रिंग की जो टेंशन है वो दोनों ब्लॉक को होल्ड की हुई है, इसलिए इन दोनों ब्लॉक्स का वेट जो हमने ऐड करना है। लेकिन इस स्ट्रिंग की टेंशन है सिर्फ इस ब्लॉक को होल्ड किए हुए, इसलिए हमने इसी ब्लॉक का जो वेट है वो हमने जो है वो निकालना है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपने इन दोनों को जो है वो सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 4.9 क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा, अ नट हैज़ बीन टाइटन बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। What length of a spanner is required to loosen the same nut with 150 न्यूटन फोर्स। अब आपको देखें वो दो चीज़ें दे रहे हैं। पहले वो कह रहे हैं एक नट है उसको हमने टाइट करना है, फोर्स हम लगा रहे हैं 200 न्यूटन की, 200 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, तो हमारे पास जो स्पैनर है वो 10 सेंटीमीटर का है, तो वो नट क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर के साथ 200 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ती है हमको। अब वो कह रहा है कि अगर हम 150 न्यूटन की फोर्स लगाना चाहें, अगर हमने फोर्स जो है वो कम लगानी है, तो हमको जो लेंथ है स्पैनर की, ठीक है, वो कितनी रखनी होगी। अब इसको आप दो तरीके से भी जो है सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप जो है वो पहले टार्क निकाल लें, पहला जो गिवन कंडीशन है ना, यहाँ से आप टार्क निकाल लें, फोर्स और लेंथ गिवन है, टार्क निकाल लें, टार्क तो सेम रहेगा। फिर आप इस फोर्स जो है 150 है, टार्क आपके पास ऑलरेडी होगा, लेंथ आप निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको यहाँ पे जो है बताता हूँ। देखें जो F1 है हमारे पास, फोर्स 1 है वो इक्वल टू क्या हमारे पास
200 न्यूटन उसने हमको दी है F1। इसके अलावा जो लेंथ 1 है हमारे पास वो उसने दी है हमको 10 सेंटीमीटर। अब जो F2 है हमारे पास वो उसने हमको दी हुई है 150 न्यूटन। हमने फाइंड क्या करनी है, L2 हमने जो है वो फाइंड करनी है। अब उसने हमको 4 चीज़ें जो है वो इस क्वेश्चन के अंदर दी है। F1 200 न्यूटन, L1 जो फर्स्ट लेंथ है 10 सेंटीमीटर, F2 150 न्यूटन और L2 वो कह रहा है फाइंड करें। अब देखिए हमारे पास हमको मालूम होता है जो हमारी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है उसके अकॉर्डिंगली जो क्लॉकवाइज टार्क होता है वो इक्वल टू होता है एंटी क्लॉकवाइज टार्क। तो जितना क्लॉकवाइज टार्क होता है मतलब उतना ही एंटी क्लॉकवाइज टार्क जो होता है, मतलब जो सिग्मा टार्क है वो इक्वल टू होता है 0 हो गया। ओवरऑल इनका जो टार्क है वो सेम रहेगा हमारे पास यहाँ पे। तो देखिए हमारे पास क्लॉकवाइज F1 L1 होगा, हमारे पास जो टार्क होता है उसकी उस इक्विवेलेंट होता है F1 F इंटू लेंथ होता है ना। तो क्लॉकवाइज हम ले रहे हैं F1 L1 इक्वल्स टू होगा एंटी क्लॉकवाइज वो क्या है F2 L2। ठीक है, F2 L2 हमारे पास जो है एंटी क्लॉकवाइज आ गया। या आप इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं फर्स्ट टार्क इज इक्वल टू सेकंड टार्क, ठीक है, या लास्ट टार्क भी आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो देखिए मैं यहाँ पे जो L2 मैंने फाइंड करना है, सेकंड लेंथ फाइंड करनी है, वो इज इक्वल टू क्या आ जाएगी F1 L1 डिवाइडेड बाई F2। ये जो F2 लगा हुआ है L2 के साथ ये उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने वही किया, L2 मेरे पास इज इक्वल टू आई F1 और F2 और F1 L1 और F2 की वैल्यूज पुट करूंगा। तो 200 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 150। तो मेरे पास L2 इज इक्वल टू कितनी आई 13.3 सेंटीमीटर। इसको जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.13 मीटर जो है वो इसका आंसर आता है, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो 200 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 150 करेंगे तो ये आंसर आता है। दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप यहाँ से जो है वो टार्क निकाल लें, जितना टार्क आएगा ये वाली फोर्स है, ठीक है, वहाँ से आप जो है वो लेंथ निकाल सकते हैं। सेम टार्क रख के ये 150 न्यूटन की फोर्स रखें तो आपको जो है वो लेंथ ऑफ स्पैनर जो है वो भी यही 13.3 सेंटीमीटर ही आएगी। तो आपकी मर्जी है, जो आपको ईजी लगे आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास जो क्वेश्चन 4.10 है उसमें आपसे पूछ रहा है अ ब्लॉक ऑफ 10 किलोग्राम इज सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्म बार 1 मीटर लॉन्ग। व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस इट एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय अप्लाइंग द फोर्स एट द अदर एंड ऑफ द बार। अब देखें मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास एक बार है, इसकी टोटल लेंथ 1 मीटर है, ठीक हो गया। ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो बिल्कुल इसका सेंटर में है। यहाँ से हमने इसको सस्पेंड किया हुआ है, यहाँ से हमने नीचे कुछ चीज़ रखी हुई है जिसके ऊपर ये मूव होता है, आगे पीछे जो है वो घूमता है। ठीक है, मतलब ऐसे ऊपर इधर से या उधर से, जो सीसा जिस तरह बना होता है वो। अब देखें ये जो है वो ऑब्जेक्ट हमने सस्पेंड किया हुआ है यहाँ पे, जिसका है 10 किलोग्राम उसका जो है वो मैस है, ये उसका वेट यहाँ पे एक्ट कर रहा है। ये जो डिस्टेंस है उसने बोल दिया हमको 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10 100 करेंगे तो हमारे पास आता है 0.20 मीटर। तो ये 0.20 मीटर हमारे पास डिस्टेंस है इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उसने बोला है। ठीक है, ये सस्पेंड हुआ हुआ है इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 20 सेंटीमीटर आगे करके हमने सस्पेंड किया हुआ है। अब देखिए हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ये कितना है हमारे पास, ये है 0.50 मीटर, क्योंकि ये पूरा जो बार है ना, ये पूरा जो यूनिफॉर्म बार है ये वाला, ये हमारे पास 1 मीटर उसने यहाँ पे दिया 1 मीटर है। तो इसका मतलब है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो सेंटर में होता है वहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है वो है 50। ये हमारे पास कितना है 20 है। अब आपको आपसे वो क्या पूछ रहे हैं, देखिए हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस है हमारे पास ये है 0.30 मीटर। अब आप वो कह रहे हैं यहाँ पे एक फोर्स हमने लगानी है, ठीक है, क्योंकि वेट अब इस तरफ है ना, तो इधर हमने एक फोर्स लगानी है उसको बैलेंस करने के लिए। वो फोर्स जो है ना वो कितनी होगी जो हम लगाएंगे और इसको जो है वो बैलेंस किया जा सकेगा। देखें ये इसका जो है वो दरमियान में जो रिएक्शन फोर्स यहाँ पे इसकी अप्लाई हो रही है, यहाँ पे अभी रिएक्शन फोर्स का कोई काम नहीं है, लेकिन जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए कि यहाँ पे जो है इसकी रिएक्शन फोर्स अप्लाई हो रही है। आप देखिए मेरे पास जो है ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, ये जी पॉइंट है जिसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है, मिडल वाला जो इसका पॉइंट है। अब मैंने यहाँ से F1 वो इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। मेरे पास जो है वो इसकी जो है वो F1 आ गई। F1 मैंने कैसे निकाला, 10 इंटू 10 कैसे किया मैंने, ये देखिए ये जो इसकी फोर्स है ना, यहाँ पे जो फोर्स लग रही है F1 जो लग रही है ये उसने ऑलरेडी हमको दे दी, उसने कहा है 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम का क्या मतलब होता है कि इसका वेट जो बेसिकली फोर्स होती है ना, तो ये 10 किलोग्राम वेट है इसका, सॉरी मैस है इसका 10 किलोग्राम, उसको हमने वेट में कन्वर्ट करना है। तो 10 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाई 10 जी, ठीक है, ये जी को साथ में मल्टीप्लाई किया तो 100 न्यूटन इसका जो है वो वेट आ गया, ठीक हो गया। तो इस ब्लॉक का जो वेट है, इस ब्लॉक का जो वेट है वो 100 न्यूटन, ये हमारे पास है F1। अब हमारे पास जो L1 है वो हमारे पास गिवन है 20 सेंटीमीटर, जिसको हमने 0.2 मीटर जो है वो बोला है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है वो कितनी है 0.20 मीटर है हमारे पास। ये फोर्स है, ये हमारे पास लेंथ है जिसको L1 हम बोलते हैं। अब F2 हमारे पास है क्वेश्चन मार्क, हमने F2 फाइंड करनी है जो इसके अगेंस्ट दूसरी डायरेक्शन में लगानी है। और L2 हमको उसने दे दिया कितनी 0.5 मीटर। ये L2 हमने उसको दे दी क्योंकि यहाँ पे हमने फोर्स लगानी है इस पॉइंट के ऊपर।
ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर हमने फोर्स लगानी है, द फोर्स एट द अदर एंड ऑफ द बार, इधर हमने लगानी है। इस जो जिस तरफ वेट है ना सस्पेंड, उसके अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन वाला जो कॉर्नर होगा उधर हमने लगानी है यहाँ पे। तो डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट का कितना है, 0.50 मीटर हमारे पास जो है वो डिस्टेंस है, लेंथ है इसकी। तो देखिए हमको पता होता है सेकंड कंडीशन यूलिविनियम में जो क्लॉकवाइज टार्क है, अभी हमने देखा ना, वो इज इक्वल टू होता है एंटी क्लॉकवाइज टार्क। तो इसका मतलब है कि F1 L1 इज इक्वल टू होगा F2 L2। हमने क्या फाइंड करना है, F2। तो मेरे पास जो F2 है वो इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, F1 L1 डिवाइडेड बाई L2। L2 ये वाली जो है, ये वाली L2 जो है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो मेरे पास देखें जो है वो F2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगी मेरे पास, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.2 डिवाइडेड बाय 0.5। 100 मेरे पास जो F1 है वो 100 है, और मेरे पास जो L1 है वो 0.2 मीटर है, और मेरे पास जो L2 है वो 0.5 मीटर है। तो मैं इन सबको वैल्यू को जो है वो सॉल्व करूंगा, तो मेरे पास F2 इज इक्वल टू क्या आता है, 40 न्यूटन। तो ये इसका क्या आंसर है। तो इसका मतलब है यहाँ पे कितनी हमको फोर्स चाहिए, 40 न्यूटन की फोर्स चाहिए। तो फिर हमारा ये जो बार है ये क्या हो जाएगा, ये बैलेंस रहेगा, ये सस्पेंडेड रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है। ये मूव ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा अगर हम यहाँ पे जो है वो 40 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करेंगे तो। लेकिन एक बात आपने जस्ट मेरी याद रखनी है कि अगर इस वेट को हम इधर उधर मूव करें तो फिर ये फोर्स की वैल्यू भी जो है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो डिस्टेंस जो है ना वो क्या हो जाएगा, ये वाली लेंथ जो है वो चेंज होती जाएगी, तो फिर हमारी फोर्स भी चेंज होगी। लेकिन इस पॉइंट के ऊपर 0.20 मीटर के जो है वो डिस्टेंस के ऊपर अगर ये 10 किलोग्राम वाला जो मैस वाला ब्लॉक है वो हमने लटकाया होगा, तो हमको 40 न्यूटन की फोर्स चाहिए इस वाले पूरे हमारे बार जो है उसको हमने सस्पेंड रखने के लिए, इक्वल रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए। तो इस तरीके से आपने जो है वो इसका आंसर देना है। क्लियर। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।